हेलो किड्स, वेलकम बैक टू न्यूज़ नेविगेटर। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आज जो ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जहाँ पे महिलाओं के लिए हिजाब मैंडेटरी है और रिलीजियस लॉ से जो देश चलता है, वो कभी एक इंडिपेंडेंट, मॉडर्न और वेस्टर्नाइज कंट्री था? इस कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब ना तो खमेनी सत्ता में थे और ना ही अयतुल्ला खुमैनी। तो आइए जानते हैं इस शासन के बारे में। और कहते हैं कि अयतुल्ला अली खमेनी के पहले का ईरान जो अब एक इतिहास बन चुका है, वो किस तरह का था, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। 1941 में ईरान के राजा बने शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और शाह का सपना था ईरान को एक मॉडर्न, पावरफुल एंड वेस्टर्न स्टाइल की कंट्री बनाना। तेहरान में नाइट क्लब तक चलते थे, हॉलीवुड फिल्में देखी जाती थी, महिलाएं स्कर्ट्स एंड वेस्टर्न ड्रेसेस में घूमा करती थी। उस दौर में ईरान को कहा जाता था मिडिल ईस्ट का पेरिस। लेकिन दिखावे की इस चमक के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे जो दूसरी कंट्रीज़ थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उनका इंटरफेरेंस शुरू हुआ। 1951 में पीएम मोहम्मद मोसद्देक ने ईरान के तेल को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया, जो पहले ब्रिटेन के हाथ में था। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बर्दाश्त नहीं हुई और 1953 में CIA और MI6 ने मिलकर तख्ता पलट करवाया। मोसद्देक को हटा दिया गया और शाह को फिर से सत्ता सौंप दी गई और अब शाह अमेरिका के और भी करीब आ गए थे। 1950 और 60 के दशक में ईरान पर शासन कर रहे थे शाह, जो एक किंग थे, लेकिन खुद को वो मॉडर्निस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द कंट्री मानते थे। शाह ने देश में तेजी से मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन शुरू किया। 1963 में शाह ने शुरू की वाइट रेवोल्यूशन, जिसके तहत क्या क्या हुआ वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हुआ जमीन का पुनर्वितरण, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद औरतों को वोट का अधिकार मिलने लगा, यानी कि विमेन्स राइट टू वोट आ गया। उसके बाद हुआ शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, यानी कि एजुकेशन एंड हेल्थ रिफॉर्म्स उस देश में होने लगे। औद्योगिक विकास हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। शुरू में ये सारे स्टेप्स, ये सारे कदम काफ़ी मॉडर्न दिखे, लेकिन गांव के गरीब किसान शहरों की झुग्गियों में आ गए और अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते गए। धार्मिक नेता और मौलवी इस बदलाव से कहीं ना कहीं नाराज़ थे, क्योंकि ये उनके जो पारंपरिक असर था उसको ख़त्म कर रहा था। शाह ने सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए बनाई द ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जिसे सेवक के नाम से कहा जाता था, जो एक सीक्रेट पुलिस थी। जो भी विरोध करता था उसे उठा लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, कभी कभी तो टॉर्चर तक किया जाता था। अखबारों पर सेंसरशिप थी, कोई धार्मिक या राजनीतिक विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाता था। लोग घुट घुट कर जी रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बगावत पनप रही थी। इस समय अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी नाम के एक धार्मिक नेता ने शाह के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, शाह इस्लाम को खत्म कर रहा है, देश को अमेरिका का गुलाम बना रहा है। शाह ने उन्हें देश से निकाल दिया, लेकिन खुमैनी की आवाज़ रुकने के बजाय और ज़्यादा फैलने लगी और इस माहौल में अली खमेनी भी उभरने लगे, जो बाद में खुमैनी के साथ आंदोलन का हिस्सा बने। 1970 के दशक में अंत में देश में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी फैली और विरोध सड़कों तक आ गया। लाखों लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। 1979 में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। अयतुल्ला खुमैनी तेहरान लौटे और एक इस्लामिक क्रांति ने जन्म लिया। अली खमेनी ने उनके करीबियों में से एक शामिल हुए, उनमें करीबी उनके बने और बाद में खुमैनी की मृत्यु के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर भी वही बने। तो ये था खमेनी और खुमैनी से पहले का ईरान, जहाँ एक और फैशन और मॉडर्निटी एंड फ्रीडम थी, तो दूसरी ओर थी सेंसरशिप, डिक्टेटरशिप एंड इनइक्वालिटी। क्या आप सोच सकते हैं कि आज का ईरान कभी ऐसा भी रहा था? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।